नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो पॉल साइंस का तालिब इल्म होते हुए भी जिसने उर्दू अदब में न सिर्फ गज़ल के गेसो सवारे बल्कि अफसाने भी लिखे, मज़ामीन भी लिखे और मुतअद्दिद शुअरा, उदबा और नाक़िदीन पर अपने नाक़िदाना मज़ामीन भी लिखे। वो शख्सियत है मोहतरम जनाब मंजूर अहमद सिद्दीकी उर्फ मंजूर परवाना की। आज हम मुलाकात करते हैं मंजूर परवाना साहब से। मंजूर परवाना साहब, आपका अवधनामा के रूबरू प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है, शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मंजूर अहमद सिद्दीकी, जैसा कि मैंने सुना कि आपका नाम मंजूर अहमद सिद्दीकी है और आपने पॉल साइंस में एमए भी किया और फिर आप गवर्नमेंट मुलाजमत में भी रहे, लेकिन मंजूर अहमद सिद्दीकी से फिर मंजूर परवाना तक की तरफ का सफ़र कैसे हुआ आपका? ये बात बिल्कुल सही है। मेरा नाम मंजूर अहमद सिद्दीकी है। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, लेकिन शुरू से ही अदब से मेरी दिलचस्पी थी। वजह यह थी कि मेरे घर में खुद मेरे बड़े वालिद शायर थे और उनका एक पर्चा निकलता था जलवा उर्दू, महानामा जलवा उर्दू लखनऊ। बड़े वालिद साहब का नाम क्या था? वाहिद अली लुत्फ लखनवी। लुत्फ लखनवी। वो अपना एक पर्चा निकालते थे जिसका नाम था जलवा उर्दू और उसमें मुशायरों की रुदात भी छपती थी, अफसाने भी छपते थे, गज़लें भी छपती थी। नतीजा ये था कि उनके मुताले से मुझे शायरी की तरफ कुछ रुझान हुआ, लेकिन जब मैंने तो बंदी करके अपने बड़े वालिद साहब को ये दिखाया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि शायरी से बेहतर है कि नस्र निगारी की जाए, नस्र में कुछ काम किया जाए, क्योंकि शायरी जो है वो तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत नुकसान देती है। जब तालिब इल्मी का ज़माना ख़त्म हो जाए तो शायरी करो या जो चाहे करो। मैंने उनकी राय पर अमल किया और मैं फ़िक्शन की तरफ लौटा। मेरी पहली तख्लीक जो फ़िक्शन की थी वो भी उसी रिसाले जलवे उर्दू में छपी और शेरी तख्लीक भी पहली जो है उसी में छपी। जहाँ तक रहा सरकारी मुलाजमत, जहाँ भी रहा सरकारी मुलाजमत में, क्योंकि तबादले वाली मेरी पोस्ट थी, तो मैं लखनऊ, बाराबंकी, लखीमपुर, शारदा नगर, बलरामपुर वगैरह पोस्टेड रहा। लेकिन जहाँ कहीं भी मैं पोस्टेड रहा वहाँ मेरे साथ अदबी लोगों से जुड़ाव ज़रूर रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे अदबी मैदान में काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई और मेरा ये अदबी सफ़र बाकायदगी के साथ जारी रहा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके बड़े वालिद शायर थे, तो शायरी तो हमने माना कि उधर से आपके हिस्से में आई, लेकिन आप अफसाने भी लिखते हैं, आप मज़ामीन भी लिखते हैं। तो पहले अदब की कौन सी सिर्फ में आपने कदम रखा? पहले शायरी शुरू की कि पहले अफसाना लिखा कि पहले मज़ामीन लिखे? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि मैंने पहले शायरी शुरू की, लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बड़े वालिद साहब के मशवरे पर मैं नस्र की तरफ आया और मैंने बच्चों की कहानियों से जो है अपनी नस्र की शुरुआत की और वो कहानियाँ भी मेरी उसमें जलवा उर्दू में छपी। लेकिन जब बच्चों की मैं कहानी लिख रहा था उसी ज़माने में कुछ अफसानों की तरफ रुझान हुआ और मैंने जो है सबसे पहले एक अफसाना लिखा, उल्फत का तकाजा है मरमर के जिए जाना। उल्फत का तकाजा है मरमर के जिए जाना। लिहाजा वो जब छपा उसी जलवा उर्दू में तो कुछ लोगों ने तारीफ़ की और यकीनी तौर पर जब पहली तख्लीक की तारीफ़ होती है तो हौसला बढ़ता है। उसके बाद मैंने अफसाने की तरफ ये रुख किया, मज़ामीन का ये रहा। तो ये शायरी करते करते अचानक अफसाने की तरफ आप कैसे आ गए? तरगीब या तहरीक आपको कहाँ से और किससे मिली? नहीं, मैंने अर्ज किया कि बड़े वालिद साहब का मशवरा सिर्फ था। अच्छा, मशवरा। उन्होंने ये मशवरा दिया कि तालिब इल्मी के ज़माने में शायरी बहुत नुकसानदेह जी, क्योंकि अगर तालिब इल्मी के ज़माने में आप शायरी करेंगे तो झोला टांग कर मुशायरों के लिए टहलते रहेंगे, आपकी पढ़ाई पर नुकसान होगा। और नस्र लिखेंगे तो उसमें आपको ये नहीं करना होगा घर बैठकर आप जो चाहे करें, पहले मुताला करें उसके बाद में लिखें। उन्हीं के मशवरे में मुताले का भी मुझे शौक हुआ और नस्र निगारी की तरफ भी मैं आया। किसी ने आपके अफसाने पर, आपके अफसाना का जो मजमूआ आया मेरे ख्याल से दस्ते हिनाई के नाम से, तो उस पर किसी ने लिखा है कि आपके अफसानों में डिप्टी नज़ीर अहमद का कुछ नासिहाना झलक मिलती है उसमें, और मेरा ख्याल से अनवर नदीम ने भी शायद कुछ इस तरह की बात लिखी है, और प्रोफेसर मलिकजादा मंजूर ने लिखा है कि आपके अफसानों में रोमानियत का उन्सुर गालिब है। आपका अपना क्या ख्याल है अपने अफसानों के बारे में कि आपके यहाँ, बल्कि कुछ लोगों ने जिनसियत का भी इल्ज़ाम लगाया आपके कुछ इक़्तिबासात के हवाले से, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? नहीं, मेरा इस सिलसिले में बिल्कुल एक सीधा सा सवाल है कि मैं जिन जिन इलाकों में रहा, जहाँ जहाँ जो तजुर्बात मुशाहिदात हुए वो रोमानी हों, जिनसियाती हों, या जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद की बात कही गई, तो हकीकत यह है कि जब कोई अफसाना निगार कुछ लिख रहा है तो जहन में यह होता है कि इससे कोई पैगाम जाना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है कि पैगाम खुलकर
पेश किया जाए जी, जी। या बंद लफ्जों में। कहीं कहीं पर मैंने ये किया कि आखिर में उसका खुलासा करते हुए एक जुमले में पैगाम को खुलकर कह दिया, उसी को लोगों ने डिप्टी नज़ीर अहमद की तकलीद मान लिया, जैसे कि बुरे काम का बुरा अंजाम। ये जुमला जो है पैगाम की बात आई परवाना भाई, तो लोग ये कहते हैं कि दो ख्याल हैं, बल्कि यहीं से गुफ्तगू का अच्छा रुख मिलता है आपके, कि पहले तो ये बताएं कि आपने ये अफसाना या शायरी किस ज़माने में शुरू की, वो लगभग कौन सा दौर रहा हो, कौन सा सन कुछ आसपास? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। मैं ये मेरा दौर जो है वो BA पार्ट 1 से शुरू होता है। वैसे इंटरमीडिएट में जब मैं था तो बंदी करता था, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब मैं BA में आया, यानी 66 में, 66 से 70 तक मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहा। वो ज़माना ऐसा था कि बहुत से तजुर्बात हुए, उन तजुर्बात की रोशनी में भी कई अफसाने हैं। यही वो दौर है 65, 66, 60, 65, 70 तक का, बल्कि यही वो दौर है जब तरक्की पसंदी जिसके यहाँ पैगाम का उनसुर गालिब था, ये ऐसा कहा गया। वो उसका दौरा उतना नहीं रहा जितना कि उसके बाद जदीदत, ये आपने जिस दौर में शुरू किया अपना तख्लीकी सफ़र, ये जदीदत का दौर है। तो आपने क्या जदीदत से कुछ असर कबूल किया या नहीं? नहीं, मैंने कभी भी किसी तहरीक से कोई असर कबूल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि असल मामला ये रहा कि जो मेरे तजुर्बे में बात आई उसको मैंने अपने लफ्ज़ों में सिर्फ बयान किया है। और ये बयानिया अच्छा है या बुरा ये तो कारी और नाक़दीन फैसला करें, लेकिन मेरा अपना सिर्फ इतना मकसद था कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसको समाज को पहुँचा दूँ, या जो कुछ मैंने तजुर्बा किया है उसको दूसरों तक पहुँचा दूँ ताकि लोग उससे फैज़ हासिल कर सकें। बाकी और कोई मकसद उसका नहीं। यानी अफसाना हो या शायरी, उसमें पैगाम ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बगैर पैगाम या बगैर मकसद के कोई तख्लीक कैसे कामयाब होगी? असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई मकसद ही नहीं तो शायरी या अफसाना लिखने का फिर क्या वजह क्या है? अभी आपने कहा कि मैंने किसी तहरीक से असर कबूल करने की कोशिश नहीं की, या मेरे यहाँ किसी तहरीक का असर नहीं है। आपने जो तजुर्बात आपके हैं, जो कुछ आपने देखा महसूस किया, उसको फ़न के सांचे में आपने ढालकर पेश करने की कोशिश की। लेकिन जदीदत में ये आमतौर से जदीद वालों ने ये बात उठाई कि फ़न को पहले फ़न होना चाहिए और पैगाम तो फ़न के अंदर से खुद ब खुद निकलेगा। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो जो बात उन्होंने कही वो अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ज़हन में पहले जो है मकसद होना चाहिए, जब तो हम फ़न में उस मकसद को पेश करेंगे। अगर कोई मकसद नहीं है, कोई कहानी हम लिख रहे हैं बेमकसद लिख रहे हैं अगर, तो चाहे जितना अच्छी फनकारी की जाए, मकसद ही नहीं पूरा होगा तो कैसे तो क्या कोई कहानी बेमकसद भी हो सकती है? यकीनी तौर पर हो सकती है। बहुत से ऐसे लिटरेचर आवाम के सामने आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अखलाकियात बिगाड़ने वाले होते हैं। वो कोई अच्छा पैगाम तो नहीं देते, वो बुरे पैगाम के होते हैं। अगर उसको पैगाम मान लिया जाए, अखलाकियात बिगाड़ने वाले से क्या मुराद है? बहुत सा ऐसा लिटरेचर आवाम में मिलता है, अदब के हवाले से, खासतौर जो हमारा अदब है, अदब में जैसे कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाया मंटो पर जी जिनसियात का, लेकिन वहाँ जो जिनसियात मिलती है उसमें कोई जिनसी लज्जत कशी नहीं, बल्कि उन पहलुओं को उजागर किया गया जिनकी वजह से वो लोग उस तक पहुँचते हैं। उसने अपने मुकदमे में भी ये लिखा कि जो चीज़ समाज में है उसका तस्करा करना कैसे उर्यानियत हो सकती है। अगर समाज में तवायफ मौजूद है तो तवायफ का तस्करा, तवायफ के कोठे का तस्करा जो है वो उर्यानियत कैसे हो सकती है? तो ये तो एक सीधी सी बात है, जो कुछ हम देख रहे हैं उसको कहा जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि गुनाह का बार बार तस्करा करना गुनाह को तरगीब देना है, लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि गुनाह का बार बार तस्करा करके उसके बुरे रुख को दिखाकर गुनाह से बाज रखा जा सके। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। गुनाह का तस्करा बार बार इस नियत से भी किया जा सकता है कि हम उससे, जिसको कैथारसिस कहा गया है हमारे यहाँ अदब में खासतौर से। तो आपने तख्लीक के बारे में मुझे बताया, लेकिन आप जब दूसरों की तख्लीक पढ़ते हैं, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा मज़ामीन लिखे हैं, इतने ही लगभग तबसरे भी आपने किताबों पर किए हैं, उसमें शायरी भी है, उसमें तनकीद भी है, तनकीद पर भी तनकीद है, और दूसरों के तख्लीक नसरी तख्लीक़ात भी हैं। तो आप जब एक अफसाने, आप तो अफसाने लिखते हैं, लेकिन जब आप अफसाने पर लिखते हैं तो आप उसमें किन चीज़ों को ख़ास तौर से ध्यान में रखते हैं कि ये महासिन हो सकते हैं और ये मायब हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक मैं दूसरों के अफसाने पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो दो बातें मैं पहले देखता हूँ। पहली चीज़ तो ये देखता हूँ कि उसमें बुनत कैसी है, कहानी कैसी है, किस मकसद से लिखा गया, क्या वो मकसद पूरा हुआ, वो उस बात की तरसील हुई
या नहीं हुई कारी तक। अगर कारी तक उसके मकसद की तरसील हो रही है, जो बात वो कहना चाहता है, जो पैगाम देना चाहता है, वो तरसील हो रही है, तो मैं उस कहानी को अच्छी कहानी मानता हूँ। तरसील बहुत ज़रूरी उनसर है अफसाने में, कहानी में, बल्कि अदब की किसी भी सिन्फ में अगर तरसील नहीं है तो कारी से उसका रिश्ता तख्लीक का टूट जाता है। तो ये तरसील के लिए किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, एक तख्लीककार के लिए और एक तनकीद निगार के लिए, क्योंकि आप तख्लीककार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, इसलिए बेहतर सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। देखिए, तख्लीककार के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़बान इस्तेमाल करे, जी, वो ज़बान इस्तेमाल करे, वो पैराया इस्तेमाल करे, वो बयानिया इस्तेमाल करे, जी, जी, जिसको वो मुखातिब कर रहा है वो उसके मेयार की। अगर मैं उर्दू दां तबके के लिए लिखूं और उसमें फारसी आमेज और अरबी आमेज जी, 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 उर्दू लिखूं तो तरसील का एक मसला दरपेश होगा। लेकिन तनकीद करते वक्त भी ये सोचना पड़ता है जी, कि जो तख्लीक लिखी गई है वो जिन लोगों के लिए लिखी गई है, क्या उनके मेयार के मुताबिक है, उस समाज के मुताबिक है, उस माशरे के मुताबिक है, उसकी सही अक्कासी उसमें हो रही है कि नहीं। अगर ये सब बातें हो रही हैं तो वो बेहतर है। तनकीद निगार को मैं तनकीद को इस नज़रिए से देखता हूँ। परवाना साहब का ये कहना है कि तख्लीक हो या तनकीद, तरसील बहुत ज़रूरी है। तरसील अगर नाकाम, तरसील का अलमिया अगर तख्लीक में या किसी भी तहरीर में पैदा होता है तो कारी से उस तख्लीक का, उस तनकीद का रिश्ता मुनक़ते हो जाता है। दूसरी तरफ आपका यह कहना है तरसील के लिए ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है और ज़बान को बहुत ज़्यादा अरबी ज़्यादा या फ़ारसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परवाना साहब, आपसे एक सवाल ये करें, इससे फिर हम दूसरी तरफ मुड़ेंगे कि किसी भी अदब की तख्लीक के लिए जो हमारे नज़रियात आते हैं, जैसे तरक्की पसंद तहरीक आई, उसने नारा दिया कि हमको हुस्न का मेयार बदलना होगा, फिर उसके बाद वो उसमें क्या हुआ अल्लाह जाने, फिर जदीदियत आई 50 के आसपास, शमसुर रहमान फारूकी ने नारा बुलंद किया कि फ़न को बराए फ़न होना चाहिए, पहले फ़न होना चाहिए। फिर उसमें कुछ ऐसा मामला हुआ कि शिकायत ये पैदा हुई लोगों को कि बहुत ज़्यादा ये उलझ गया, इसमें तरसील बहुत कम है और कारी, आम कारी से रिश्ता टूट गया। फिर एक ये शोर उठा कि साहब माबाद जदीदियत, ये माबाद जदीदियत बड़ा उलझा मसला है। बस चंद लफ्ज़ों में हम जानना चाहेंगे आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक माबाद जदीदियत का ताल्लुक़ है, बस मैं बिल्कुल इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि आज तक मैं समझ ही नहीं सका कि माबाद जदीदियत है क्या, क्योंकि जो बातें वो माबाद जदीदियत के सिलसिले में कहते हैं वो सब जदीदियत में ही मौजूद हैं। और जदीदियत की जो तशरीह की जाती है, अगर माबाद जदीदियत की तशरीह की जाए तो आमतौर पर वही मिसालें लोग पेश कर देते हैं। जी, 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 जी। नतीजा ये है कि सिर्फ लफ्जी बाजीगरी कही जाए या ये कहा जाए कि अपने को नुमाया करने के लिए एक नई थ्योरी पेश कर दी गई, हालांकि ऐसी कोई थ्योरी मेरी समझ में तो नहीं आई, मेरी अक्ल में इस बात नहीं आई। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जदीदियत की ही एक तौसी के शक्ल में माबाद जदीदियत है, बल्कि जिन लोगों ने इसका झंडा बुलंद किया, अलम उठाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारा भी कुछ नाम हो। किसी ने अक्सर लोगों से, मैंने नाक़िदीन से ये पूछा, जो खुद साख्ता बड़े लोगों से पूछा, लेकिन वो माबाद जदीदियत के बारे में कुछ वाज़ेह तौर पर कह नहीं सके। हमारे समझ तो ये आता है कि माबाद जदीदियत सिर्फ एक नाम है कि जदीदियत जब दम तोड़ने लगी अपने चीस्तानी अमल की वजह से, तो लोगों ने सोचा कि अब जदीदियत के बाद क्या। तो माँ के माने भी अरबी में क्या होते हैं, या हरफ मौसूल अगर समझे तो जदीदियत के बाद जो कुछ, तो जदीदियत के जो दौर को खात्मा लोगों ने बताया, जहाँ से एंड ऑफ थियोलॉजी, बल्कि एंड ऑफ आइडियालॉजी, नजरियात का खात्मा जहाँ से होता है, वहीं से माबाद जदीदियत की शुरुआत होती है। हालांकि माबाद जदीदियत कोई रुझान या तहरीक नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं हारून साहब। हकीकत यह है कि एक जमाना था कि जब ये कहा जाता था कि नेहरू के बाद कौन है। जी, 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 बिल्कुल वही बात यहाँ भी लागू हो रही है कि जदीदियत के बाद क्या। तो जब जदीदियत के बाद क्या का सवाल पैदा हुआ तो उन्होंने उसको माबाद जदीदियत, यानी जदीदियत के बाद ये तो ये क्या है, इसको तो कोई बता नहीं पा रहा सही, तो मैं उसको क्या समझूं। मैं तो ये समझ रहा हूँ सिर्फ कि वही बात कि अपने नामो नमूद के लिए एक मिटती हुई तहरीक को फिर से सांस देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए माबाद जदीदियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, और ये कोई थ्योरी मेरी समझ में आज तक ना आई। बिल्कुल एतराफ़ इस बात का मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया कि सन 60-65 के आसपास आपने लिखना शुरू किया और शायरी और अफसाना एक साथ लगभग आपकी शुरुआत, तो आपके अफसाना का मजमुआ तो आया दस्ते हिनाई के नाम से। ये कब आया परवाना भाई, आपका किस सन में?
2012 में आया। 2012 में आया। तो सवाल ये पैदा होता है हम जैसे आपके मुखलिसीन में, मुहिब्बीन में, कि इतने बरसों से आप लिख रहे हैं तो कहानी का एक मजमुआ सिर्फ आपका आया, और शायरी भी आप जब से करें तो शायरी का मजमुआ क्यों नहीं आया? हालांकि कई मजमुए आज तक आ जाना चाहिए, जिस तरह की शायरी हमने आपके नशिस्तों में, मुशायरों में सुनी है, इस तरह की शायरी है कि उसको सामने आना चाहिए। तो दो सवाल है, एक मजमुआ कहानी का सिर्फ एक अब तक क्यों आया, या 12 के बाद अब तक क्यों नहीं आया, और शायरी का मजमुआ क्यों नहीं आया? नहीं, दोनों सवाल बिल्कुल अहम हैं, आपने बहुत अहम सवाल किए। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि मेरी अदबी दुनिया कई हिस्सों में मुनक़सिम है। जैसे कि आपने शुरू में खुद ये फरमाया कि जो है मैं तबसरे भी करता हूँ, मज़ामीन भी लिखता हूँ, उसमें मजहबी भी होते हैं, समाजी भी होते हैं, सियासी भी होते हैं, अफसाने भी लिख रहा हूँ और शायरी भी कर रहा हूँ। तो किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाया, पहली चीज़ तो। और ये जो इतने बाद में आया उसकी वजह ये रही कि मैं 2008 तक मुलाजमत में रहा। दौरान मुलाजमत में लिखने पढ़ने के लिए तो वक्त निकाल सकता था, लेकिन कोई तरतीब दी जाए किताब या मजमुआ लाया जाए, ऐसा कोई काम मैं नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं एक बात कहूं जो लोगों को शायद बुरी लगे कि मैं नौकरी ईमानदारी के साथ करना चाहता था। 10 से 5 मैं नौकर सरकार का था। उस वक्त मैं कोई भी अपना काम नहीं करता था, इसलिए ज़्यादा कोई वक्त ही नहीं ज़्यादा मिलता था कि ऐसे काम किए जाएं। जहाँ तक शायरी के मजमुए का सवाल पैदा होता है, मैंने आपको बताया कि शायरी मेरी पहली तरजीह नहीं है, पहली तरजीह मेरी नस्र ही रही, और इसलिए शायरी मेरे पास यहाँ कम भी है। लेकिन शायरी क्यों करता रहा, इसकी ये वजह है कि मेरे सारे अहबाब जितने थे उनमें 98% अहबाब जो हैं वो शायर थे। सिर्फ 2% ऐसे अहबाब जरूर रहे जो सिर्फ नस्र निगार रहे हों। लिहाजा मजबूरी थी कि उनके साथ बैठना है तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए। नतीजा ये होता था कि कोई शेरी नशिस्त हुई या मिसरा चला आया, कुछ शेर कहे गया पढ़ा, लेकिन कोशिश ये करता था अपनी आदत के मुताबिक कि जो काम किया जाए बेहतर तरीके से किया जाए, अगर बेहतर तरीके से ना हो सके तो ना किया जाए। जिसके नतीजे में ये हुआ कि थोड़ा बहुत जो है शायरी का जो मेयार आपने देखा वो मेरे यहाँ मौजूद है। हालांकि मैं मजमुए की मैंने कोशिश की थी, एक दफ़े तरतीब भी दिया था, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया, कुछ वक्त नहीं मिल सका, और कुछ इस हालात ने जो अब मेरे साथ हैं, एक्सीडेंट के बाद से मैं जिस तरह जो है चलने फिरने से माजूर हो गया, तो इस वजह से कुछ काम नहीं हो पाया। हो सकता है आपने कहा कि मैंने नौकरी ईमानदाराना तरीके से की, यानी 10 से 5 में सरकार का नौकर रहकर ही मैंने उसी तरह से ईमानदारी। तो क्या आप जैसा कि आजकल दौर है कि लोग अपने जानने वालों की किताबों पर लिखते हैं, जानने वालों पर लिखते हैं, तो उसको हालांकि कहा जाए तो मस्बत तनकीद नहीं है, वो अनवर नदीम के जुमला की तहसीन के रसगुल्ले। क्या आप जब किसी पर लिखते हैं, किसी किताब पर या किसी शायर पर, किसी नसरनिगार पर, तो आप क्या उतने ही ईमानदार खुद को पाते हैं लिखने में जितने ईमानदार आप सरकार के थे दौरान मुलाजिमत? नहीं, मैंने कोशिश ये की हारून साहब हमेशा कि मैं अपने कलम को किसी किस्म की आलूदगी में न डालूं, और जितने भी मैंने तबसरे किए या शख्सियतों पर मैंने लिखा तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त नहीं हैं, बल्कि जो कलाम या जो तख्लीक उनकी मेरे सामने हुई उसको मैंने पढ़ा और उसकी रोशनी में मैंने उसके ऊपर तबसरा या मजमून लिखा। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है। ये दूसरी चीज़ है, कहीं कहीं पर दरगुजर वाला मामला होता है कि नया कोई शख्स है, उसकी पहली किताब आई है और उसमें अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को शिद्दत के साथ ना उठाकर एक आम रवैये के तहत, ये नहीं कि उसको उठाया नहीं, उसको इशारतन कहा कि इस बात नहीं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने तहसीन के रसगुल्ले परोसे। मैंने कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया, बल्कि मैंने कोशिश ये की कि बैलेंस्ड तबसरे भी हों, बैलेंस्ड मज़ामीन भी हों। और अब तक के जितने मैंने लिखे हैं आपको मैं बता दूं कि मज़ामीन जो शख्सी लिखे हैं वो लगभग 82 हैं माशाल्लाह। तबसरे 160 हो चुके हैं। बच्चों के लिए 23 कहानियां लिख चुका हूँ। अफसाने भी अब तक लगभग 33-34 लिखे हैं मैंने, जिसमें से 21 जो है मेरे इस मजमूए में शामिल है जो आपने भी दिखाया। चलते चलते बहुत अहम आपने बता दिया कि बच्चों के लिए, बच्चों का जिक्र आ गया, तो अतफाल अदब का आज के दौर में, मौजूदा दौर में अतफाल अदब का क्या समत रफ्तार है? बच्चों के अदब के बारे में आप क्या देखते हैं? क्योंकि आपका मुताला जाहिर है एक वसी मुताला है आपका, तो आप बच्चों के अदब को आज के दौर में कितना आप इत्मीनान बख्श पाते हैं?
नहीं, इत्मीनान बख्श की जहाँ तक बात है तो मैं इत्मीनान बख्श उसे नहीं कहूँगा, इसलिए कि इस दौर में सच बात यह है कि लोग अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो चाहे जिस मैदान में काम कर रहे हों। आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि बच्चों के रसायल में भी वो मज़ामीन छप रहे हैं जो बच्चों के लायक हैं। बहुत अहम नुक्ता है ये। सवाल ये पैदा होता है कि एक 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे के लिए आप जो मज़ामीन लिख रहे हैं उसमें वो ज़बान या वो मवाद इकट्ठा किया जाए जो 40 साल के आदमी के लिए हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि अदब अतफाल के लिए आप कोई काम कर रहे हैं? क्या मैं, जहाँ तक मेरा मामला है, मैंने कभी भी चिड़िया चिड्डे की कहानी, परियों की कहानी या गुड्डे गुड़िया की कहानी बच्चों को लिए नहीं लिखी। मैंने कोशिश ये की बच्चों की नॉलेज बढ़े। मैंने आम की कहानी आम की ज़बानी, समंदर की गहराई, आलू की कहानी आलू की ज़बानी, और अभी जो है छोटे छोटे जो मजमून लिखे जिनसे बच्चों को ये हौसला मिले तो वो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनको मालूमात हो, जैसे सिटी स्कैन क्या चीज़ है, दिल के मामला क्या हैं, जैसे मौजूदात में मैंने बच्चों की ज़बान में बच्चों के लिए मजमून, और बहुत बड़े मजमून नहीं लिखे, कोई 2 पेज का, कोई 2.5 पेज का, कोई 3 पेज का, बस 3 पेज से ज़्यादा कभी मैंने बच्चों के लिए कोई मजमून नहीं लिखा, इसलिए कि बच्चों को कितना पढ़ाएंगे एक साथ आप बैठ के। लिहाजा बच्चों के लिए वही मज़ामीन बेहतर होंगे जो उनकी इस्तिताअत के मुताबिक ज़बान हो, उनकी समझ के में आने वाली कहानी हो या मालूमाती कहानी हो, जो भी हो, मज़ामीन हो, वो सब उस तरह की ज़बान में होना चाहिए जिसको वो समझ भी सकें और उससे वो फैज़ हासिल कर सकें। नाज़रीन, मंजूर परवाना साहब से गुफ्तगू में उन्होंने शायरी के बारे में, अफसाने के बारे में ये कहा, तख्लीकी अदब के बारे में ये कहा कि उसमें पैगाम होना चाहिए, लेकिन वो पैगाम वाज़ेह अल्फाज में या वाज़ेह अंदाज में ना हो, बल्कि उसमें एक तरह का अदबी इफ़हाम और अदबी इबहाम हो। वही अदब का हुस्न है। तनकीद के बारे में उन्होंने कहा कि तनकीद को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार तनकीद का मतलब उन्होंने ये बताया कि हम उसके महासिन को, जाहिर सी बात महासिन को उजागर करें, लेकिन अगर जो लोग नए लोग आ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है, और इसके लिए उनसे जो गलतियां होती हैं उसको बहुत हल्के अंदाज में उसे इस अंदाज में पेश किया जाए कि उनका हौसला न टूटे बल्कि उनका हौसला और बढ़े। और तनकीद के बारे में आपने फरमाया कि तनकीद और तख्लीक में तख्लीक किसी तहरीक या किसी नज़रिए की पाबंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो पाबंद होती है तो वो तख्लीक असल तख्लीक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हम जो वो अफसाने लिखते हैं, अफसाने में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत या मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो बाज़ नाक़िदीन ने उन पर लगाए, जैसे अनवर नदीम ने कुछ कहा, मलिक मंजूर अहमद ने कहा या किसी और ने कुछ कहा, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाक़ों में रहा हूँ, जहाँ मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकातें हुई और अफसाने के ख़मीर मैंने वहीं से उठाया है, जहाँ जो मसला था और उस मसले के मुशाहिदे के तहत जो तज्ज़िया, जो तजुर्बा मेरा हुआ, उस तजुर्बे को फ़न के पैराए में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर परवाना साहब, अवधनामा में आपसे गुफ्तगू के लिए आप हाजिर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया।